हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के साइंस कोचिंग सेंटर। दोस्तों, मैं संविधान के एक श्रृंखला को लेकर के उपस्थित हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो संविधान का सेशन चल रहा है वो बिल्कुल लगातार हम लोग संविधान को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, हम संविधान के सबसे महत्वपूर्ण भाग को लेकर के अभी उपस्थित हूँ। पूरे संविधान को रचने का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, मैं उसी पार्ट को लेकर के उपस्थित हूँ और वो है संविधान के भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकारों का चर्चा किया गया है और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है दोस्तों। तो आज हम लोग अनुच्छेद 12 से 35 तक भारत के नागरिकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों की बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, मौलिक अधिकारों में कुछ अधिकार ऐसे हैं जो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले एक सूचना आप लोगों को बता दूं कि आज ही 8 बजे से हमारे चैनल पर क्यूज प्रतियोगिता का दूसरा दौर शुरू हो रहा है। उसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और यह क्यूज प्रतियोगिता 23 अप्रैल तक चलेगा दोस्तों। हर दिन आपको एक वीडियो मिलेगा, उसमें कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। उस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में देकर आकर्षक उपहार जीत सकते हैं। तो सूचना यही थी दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं हम अपने संविधान के भाग 3, जिसे कहते हैं मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो हम लोग ये समझे कि मूल अधिकार क्या है और क्यों जरूरी है। तो इसको समझने के लिए हम लोग कहेंगे दोस्तों कि मूल अधिकार व्यक्ति को मिलने वाले एक ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक सभी तरह के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक किसी भी तरह का विकास संभव नहीं है दोस्तों। तो ये है मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार हमारे शासन व्यवस्था में उत्पन्न होने वाले मनमाने को रोकने के लिए भारत के नागरिकों को दिया जाता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को मिलने वाली एक गारंटी है। यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन किसी के भी द्वारा किया जाता है, चाहे सरकार के द्वारा किया जाए या किसी जनता के द्वारा किया जाए, तो व्यक्ति इसका अपील डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं या हाई कोर्ट में कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये मौलिक अधिकार के संरक्षण कर्ता के रूप में भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग मौलिक अधिकार को जब पढ़ेंगे तो इतना विस्तृत है ये, जो बहुत कम समय में समझा नहीं जा सकता है। लेकिन दोस्तों, हम उन सभी बातों को छोड़ भी नहीं सकते हैं जहां से प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करें कि कहां कहां से प्रश्न आता है और किस तरह के प्रश्न आते हैं। सबसे पहली बात तो यह आता है दोस्तों कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है। क्या कहेंगे? भाग 3 में। फिर यह कहेगा कि मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 12 से 35 के तहत है। फिर कहा जाएगा दोस्तों कि मौलिक अधिकार को कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो दोस्तों मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों, इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, यानी कि गारंटी पत्र कहते हैं। ये जो मैग्ना कार्टा का कॉन्सेप्ट है, ये दोस्तों इंग्लैंड के संविधान से आया है।
इंग्लैंड में जब वहाँ के महारानी वहाँ के लोगों को गारंटी दी थी, अधिकार की गारंटी दी थी, उसको वहाँ पर इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया था। इसीलिए यहाँ भी मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया जाता है। दोस्तों, यह जो है व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास के लिए आवश्यक है और यह राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है। इसे मौलिक अधिकार को राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है। यदि सरकार जनता को मौलिक अधिकार से वंचित करता है तो जनता सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान की सर्वोच्चता, संसदीय प्रणाली, न्यायिक पुनराविलोकन, पंथ निरपेक्ष शक्तियों का पृथक्करण और इसी तरह से हमारे संविधान के जो मूल ढांचा है उसका उल्लंघन न हो। और इन संशोधनों के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि मूल संविधान में जो चीज बनाया जाता है वह जो है तात्कालिक परिस्थितियों को देख करके संविधान में प्रावधान किया गया था। लेकिन दोस्तों, बदलते हुए समय एवं परिस्थिति के अनुसार बहुत सारी आवश्यकताएं बढ़ जाती है, बहुत सारी ऐसी चीज रहती है जो आज के तिथि में प्रासंगिक नहीं रह जाता है, उपयोगी नहीं रह जाता है, तो उसे हटाना जरूरी रहता है। जबकि बहुत ऐसे नए चीज़ों की आवश्यकता हो जाती है जिसे संविधान में जोड़ना जरूरी होता है। तो जो प्रासंगिक नहीं रह जाता है उसको संविधान से विलोपित करने के लिए और नए समय के अनुसार, नए आवश्यकता के अनुसार नए चीज़ों को संविधान में जोड़ने के लिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को जर्मनी के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रावधान लिया गया है। तो मौलिक अधिकार में भी संशोधन हुआ है। उन संशोधनों को समझे बगैर हम अभी के वर्तमान के मौलिक अधिकारों को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकार में संशोधन किस तरह से हुआ। आरंभ में तो ऐसा कहा गया कि मौलिक अधिकार में संशोधन संभव नहीं है, लेकिन दोस्तों कई बार मौलिक अधिकार में भी संशोधन के मांग उठे और इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपना मंतव्य और निर्णय दिया, उस मंतव्य और निर्णय को आधार मानते हुए भारतीय संसद को मौलिक अधिकार में भी संशोधन करने का अधिकार मिल गया। और कई बार ऐसा हुआ भी है, जिसका जीता जागता उदाहरण मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 31 है, जिसे मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया। अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अधिकार को रखा गया था, उसे हटा करके अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। हम उसका भी चर्चा करेंगे। तो संविधान में जो संशोधन हुआ और संशोधन करने का अधिकार जो संसद को मिला, कैसे मिला, हम लोग वहां तक पहले पहुंचते हैं दोस्तों। तो देखते हैं, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा अनुच्छेद 31, जिसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था नागरिकों को, उसको जो है दोस्तों एक सीमा तक सीमित कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद दोस्तों शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 के द्वारा माना गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। ठीक है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के द्वारा कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन नहीं कर सकती है। जहां ऊपर में आपने देखा कि शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में कहते हैं
सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है। वही गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के द्वारा 67 के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देते हैं उसमें कहते हैं कि मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन नहीं कर सकती। दोस्तों, 24वां संविधान संशोधन 1971 अनुच्छेद 13 एवं 368 में संशोधन करके संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। यानी 24वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 13 में और अनुच्छेद 368 में ऐसी बातें जोड़ दी गई जिसमें यह कह दिया गया कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। और दोस्तों, उसमें मौलिक अधिकार भी सम्मिलित है। फिर देखिए दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में के द्वारा संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया, लेकिन मूल ढांचे सुरक्षित रहे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, ये जो है दोस्तों, ये सबसे बड़ी बेंच का वाद माना जाता है। और इसमें पहली बार कहा गया कि संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा नहीं बदले। और संविधान का मूल ढांचा क्या है उसको भी परिभाषित किया गया, उसकी अवधारणा को स्पष्ट किया गया। तो वह मूल ढांचा क्या है? संविधान की सर्वोच्चता बरकरार रहे, संसदीय प्रणाली में कोई आंच ना आवे, न्यायिक पुनरावलोकन, पंथ निरपेक्ष शक्तियों का पृथक्करण। इस तरह से दोस्तों, ये जो संविधान का मूल ढांचा था ये किसी तरह से न बदले, ये शर्त रखा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 368 में सब क्लॉज 4 एवं सब क्लॉज 5 जोड़कर यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। यानी दोस्तों, संसद जो संविधान संशोधन करके संविधान में कुछ नए बातों का एडिशन करता है या किसी चीजों को विलोपित करता है, तो ऐसी स्थिति में इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसा कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तुरंत न्यायिक पुनरावलोकन का उपयोग करते हुए तुरंत अनुच्छेद 368 में जोड़े गए सब क्लॉज 4 को जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया। और वो किसमें किया? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का जो बात था उसके फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 368 में सब क्लॉज 4 जो जोड़ा गया था उसको असंवैधानिक घोषित किया, क्योंकि यह जो है सो न्यायिक पुनरावलोकन जैसे संविधान के मूल ढांचा का उल्लंघन करता है। हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन को, यानी कि संसद जो विधि बनाती है, जो कानून बनाती है या जो संवैधानिक संशोधन करती है, वह संशोधन, वह कानून विधि सम्मत है कि नहीं, संवैधानिक है कि नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है। और सुप्रीम कोर्ट को जो यह अधिकार है इसी को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। और इसी न्यायिक पुनरावलोकन पर कुठाराघात किया गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत, जिसे मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार के न्याय निर्णय के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, यहां तक हम लोगों ने जो समझा उससे यह स्पष्ट होता है कि संसद को मौलिक अधिकार में भी संशोधन करने का अधिकार मिल गया। और दोस्तों, संशोधन हुआ कई बार। अब हम लोग जो बात करते हैं कि अनुच्छेद 12 से 35 तक
मौलिक अधिकार है, तो 12 से 35 तक के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों अनुच्छेद 12, जिसमें राज्य का परिभाषा बताया गया है। राज्य का परिभाषा, राज्य किसे कहते हैं? राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद, यानी कि दोस्तों केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के संसद, जिसमें लोकसभा राज्यसभा आती है, साथ ही सभी राज्य के राज्य सरकार और राज्य के विधानमंडल, विधानमंडल में दोस्तों विधानसभा और विधान परिषद, कुछ राज्यों में ही विधान परिषद है, साथ ही राज्य क्षेत्र के भीतर या केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करने वाली सभी प्रकार की संस्थाएं, चाहे वो पूर्ण रूप से सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो या निजी हो, कोई भी संस्था हो जो सरकार के नियंत्रण से चलती है, सरकार के नीतियों से चलती है, वे सभी राज्य हैं, वे सभी राज्य के अंग हैं। सभी प्रकार की संस्थाएं जो सरकार के नियमों नीतियों के द्वारा चलती है, वे सभी क्या है? राज्य है। तो 12 में सबसे पहले राज्य का परिभाषा बताया गया है और अनुच्छेद 13 में यह बताया गया है दोस्तों कि संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी विधि, किसी भी कानून, किसी भी संविधान संशोधन के संवैधानिक मूल्य का परीक्षण सर्वोच्च न्यायालय कर सकते हैं। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन करने का अधिकार अनुच्छेद 13 से प्राप्त होता है। इसके बाद दोस्तों 14 से लेकर के 35 तक जब हम लोग चलेंगे, तो 14 से लेकर के 32 तक जनता को अधिकार जो दिया गया है उसको 7 भागों में बांटा गया है मूल संविधान में। यानी मूल संविधान में नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे, जबकि वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि वह 7 प्रकार के मौलिक अधिकार कौन कौन थे और कौन से एक को हटा दिया, और 6 प्रकार का जो अधिकार वर्तमान में है वो कौन कौन से है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे समता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से 18 था। 14 से 18 के बीच 14, 15, 16, 17, 18 कितने हो गए? 5 हो गए दोस्तों। यदि आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि समता के अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं 14 से 18, तो ये मत कह दीजिएगा 4, 5 है दोस्तों। 14 को भी गिनिए, 14, 15, 16, 17, 18, 5 अनुच्छेद है और सभी अनुच्छेद में अधिकार दिए गए हैं। उसको विस्तार से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझिए कि मूल संविधान में 7 तरह के मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है, जबकि इसमें से कुछ अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29, 30, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 33 में दोस्तों सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों को दी जाने वाली मौलिक अधिकार को सीमित किया गया है। सीमित करने से संबंधित आदेश, नियम बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 34 में हम लोग देखेंगे, जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लग जाता है
सैनिक शासन लग जाता है, तो उस क्षेत्र में किस हद तक मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जाएगा, इसका चर्चा अनुच्छेद 34 में है। और नियंत्रित किस किस चीजों पर, किस किस अधिकार पर किया जाए, इसका फैसला करने का अधिकार संसद को दिया गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 35 में संसद को अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 को प्रभावी बनाने की शक्ति प्राप्त है। और यह शक्ति राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है, संसद को प्राप्त है, केंद्र सरकार को प्राप्त है, राज्य सरकार को प्राप्त नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे मूल संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का चर्चा किया गया है, जिसमें 7 तरह के मौलिक अधिकार हैं, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि अनुच्छेद 31 के तहत जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसको संपत्ति के अधिकार में रख दिया गया है। और ऐसा किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और उसको अनुच्छेद 300 क में और भाग 12 में रख दिया गया दोस्तों। इस तरह से वर्तमान में भारत के नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो हम एक एक करके सभी मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम समता के अधिकार पढ़ेंगे, तो उसमें 14 में क्या है, 15 में क्या है, अनुच्छेद 16 में क्या, अनुच्छेद 17 में क्या, हम तमाम तरह के सभी अनुच्छेदों को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो हमारे साथ हमारे वीडियो में बने रहिए। अगले वीडियो में हम इन तमाम चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार बनाए रखें, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।